बालेन, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? अगर हाँ, तो यह न केवल तुम्हारी अपरिपक्वता है बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की जनता के प्रति राजनीतिक बेईमानी है। ये तीखा सवाल फेसबुक पर रक्षा बम ने लिखा है। नेपाल के जेनजी आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा, जलवायु कार्यकर्ता और नेपाल जेनजी फ्रंट की कोऑर्डिनेटर रक्षा बम, वही चेहरा जिसने पिछले साल के जेनजी आंदोलन में हजारों युवाओं को सड़क पर उतारा, वही आंदोलन जिसने पारंपरिक राजनीति को हिलाकर रख दिया, बालेन शाह यानी बालेन को सत्ता के शिखर तक पहुंचा। लेकिन आज वही रक्षा उसी बालेन से सवाल पूछे। सवाल सिर्फ एक फैसले पर नहीं बल्कि पूरी की पूरी उम्मीद जो युवाओं ने मिलकर बनाई थी। मुद्दा है काठमांडू के सुकुम्बावासी बस्तियों पर बुलडोजर चलाने का फैसला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हो ब्रेकिंग न्यूज। रक्षा बम का आरोप है कि जेनजी आंदोलन के दम पर सत्ता हासिल करने वाले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता अब उसी गरीब जनता को बेघर कर, जिनके वोट और समर्थन से वो सिंह दरबार तक पहुंचे। सिंह दरबार यानी प्रधानमंत्री का। दरअसल 22 अप्रैल 2026 की शाम सिंह दरबार में एक अहम बैठक, प्रधानमंत्री बालेन शाह जो फिलहाल गृह मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, उन्होंने नेपाल प्रहरी यानी नेपाल पुलिस के महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की और सशस्त्र प्रहरी बल के प्रमुख राजू आर्यल समेत कुछ अधिकारियों को इस मीटिंग के लिए बुलाया। माहौल गंभीर था, एजेंडा साफ था। काठमांडू घाटी में नदी किनारे और सरकारी जमीन पर बने सुकुम्बावासी बस्तियों को हटाना, यह अभियान शुरू होना था। खास तौर पर बागमती नदी के किनारे की थापाथली जैसे बस्तियों पर फोकस था। बालेन ने डायरेक्शन दिया और कहा कि अब और इंतजार नहीं करना है, कार्रवाई करो। अधिकारी बता रहे हैं कि अभियान शनिवार रविवार यानी 26-27 अप्रैल से शुरू होगा। पहले चरण में उपत्यका यानी बाद में देश के अन्य हिस्सों, यानी प्रधानमंत्री का कहना है कि सार्वजनिक जमीन पर बनी ये बस्तियां शहर की योजना, सफाई और बाढ़ नियंत्रण में बड़ी बाधा बनी। बैठक के बाद सुरक्षा बलों ने तैयारी भी पूरी कर ली। काठमांडू जिला प्रशासन के प्रमुख के साथ समन्वय कोऑर्डिनेशन भी शुरू हो गया। यह फैसला कोई अचानक नहीं आया, इसके पीछे सालों से चल रही बहस, अदालतों के लंबित आदेश यानी उनका क्रियान्वयन लंबित था, शहरों को आधुनिक बनाने का एक पूरा विजन। खुद बालेन शाह सालों से इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए हुए, क्योंकि वो मेयर थे काठमांडू। लेकिन अब वो प्रधानमंत्री बनकर इसे राष्ट्रव्यापी अभियान की शक्ल दे रहे हैं, यानी जहां जहां जिन जिन शहरों में इस तरह की मुसीबत होगी वहां वो लड़ाई लड़ेंगे। एक साथ कई सारे मोर्चे खोल दिए दरअसल बालेन। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, एक दूसरी कहानी भी सामने आई, गरीब के घर उजाड़ने की, राजनीति के वादों की सच्चाई की कहानी। काठमांडू में बागमती नदी के किनारे बसे इलाके जैसे थापाथली सिर्फ झोपड़ियों का समूह नहीं, ये हजारों लोगों का घर है। ऐसे लोग जो गांव से रोजगार की तलाश में शहर आए, उन्होंने जिन्हें बाढ़, भूकंप और गरीबी से बचने के लिए काठमांडू की घाटी में आश्रय। इन बस्तियों में रहने वाले लोग खुद को सुकुम्बासी कहते हैं, यानी भूमिहीन। इनके पास अपनी कोई जमीन नहीं, लेकिन यहाँ रहते रहते इन्होंने यहाँ अपना घर बनाया। ये उनका घर बन गया, आशियाना। उनके बच्चे यहीं बड़े हुए, यहीं स्कूल जाते हैं, यहीं उनकी जिंदगी बसती। लेकिन सरकार के नजरिए से तस्वीर बिल्कुल अलग है। सरकार कहती है जमीन सार्वजनिक, नदी का प्राकृतिक बहाव इन बस्तियों से बाधित होता है, बाढ़ का खतरा बढ़ता है, शहर की सफाई और सौंदर्यीकरण प्रभावित होता है। यानी एक तरफ कानून है और दूसरी तरफ आम लोगों का जीवन। बालेन शाह का इस मुद्दे पर रुख नया नहीं। 2022-23 में जब वो काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बने, तब भी उन्होंने थापाथली, टोका, सेफल जैसे जगहों पर नगर प्रहरी और बुलडोजर भेजे। बागमती नदी के किनारे 145 परिवारों वाली बस्ती पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। झड़प में दर्जनों नगर प्रहरी घायल भी हुए, कुछ सुकुम्बासी भी इसमें घायल। आखिरकार मेयर के रूप में बालेन शाह को पीछे हटना पड़ा। लेकिन उस समय बालेन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश, नदी की सफाई प्रोजेक्ट और शहर सौंदर्यीकरण का हवाला दिया था और अपने निर्देश को डिफेंड किया। उनका कहना था कि अतिक्रमण नहीं, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे। यहाँ कंक्रीट के घर, दुकानें बन रहे हैं, बाढ़ के लिए खतरा है। लेकिन विरोधियों ने इसे गरीबों पर अत्याचार किया। उस वक्त भी जेनजी समर्थक इस मुद्दे पर बटे हुए थे। कुछ विकास की बात कर रहे थे तो कुछ मानवीय संवेदनाओं को आगे रखने की बात। उस वक्त बालेन शाह एक मेयर थे और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। फर्क सिर्फ पद का नहीं है, फैसले का असर अब समूचे देश पर पड़ेगा। सरकार का दावा है कि 60 दिनों में डिजिटल सर्वे और सत्यापन पूरा होगा।
असली सुकुम्बासी यानी भूमिहीन को लाल पुर्जा यानी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या एकीकृत आवास दिया जाएगा। यहीं से रक्षा बम की नाराजगी समझ। वो सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं है, बल्कि उस जेनजी लहर की प्रतिनिधि भी है जिसने नेपाल में राजनीति को तब्दील करने का एक विजन देखा और वो विजन कामयाब भी हुआ। रक्षा बम का कहना है कि जिस आंदोलन ने बालेन शाह को सत्ता तक पहुंचाया, उसी आंदोलन के लोगों को आज बेघर किया जा रहा है। उनका सवाल सीधा है, क्या ये वही राजनीति है जिसका वादा किया गया था? चुनाव के समय बालेन और उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने जो वादे किए थे उसमें सामाजिक न्याय एक बड़ा मुद्दा था। उन्होंने कहा कि गरीब, दलित, युवाओं को और हाशिए पर खड़े लोगों को न्याय मिले। सुकुम्बासी बस्तियों में जाकर उन्होंने भरोसा दिलाया था कि उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो। लेकिन अब जब सत्ता उनके हाथों में है, पहला ही कदम बुलडोजर क्यों भाई? यही सवाल आज सड़कों पर, सोशल मीडिया पे, लोगों के दिलों में। रक्षा बम इसी को राजनीतिक बेईमानी बता रहे। जेनजी मूवमेंट अलायंस ने भी एक बयान दिया है। उनका कहना है कि बिना अध्ययन, बिना सहमति, बिना वैकल्पिक आवास के हटाना पूरी तरीके से असली और नकली सुकुम्बासी में फर्क करना सीखना होगा। डेटा सार्वजनिक करिए। वामपंथी दल और सुकुम्बासी संघर्ष समिति विरोध प्रदर्शन की तैयारी भी कर रहे हैं। उनका विरोध प्रदर्शन शुरू भी हो चुका। नेपाल में अनुमानित तौर पर 10-15 लाख सुकुम्बासी परिवार है, यानी भूमिहीन। काठमांडू घाटी में ही बागमती, विशुमती नदी के किनारे 30,000 से ज्यादा ऐसे परिवार अतिक्रमित जमीन पर बसे। ये बस्तियां बाढ़ का खतरा बढ़ाती जरूर हैं, यानी नदी का प्राकृतिक बहाव बाधित करती हैं, प्रदूषण, स्वास्थ्य समस्याएं और अव्यवस्था फैलाती हैं। जो बात सरकार और बालेन शाह का तर्क। शहर के सौंदर्यीकरण, हेरिटेज संरक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ये रोड़ा भी बनती, ये भी सरकार कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार नदी के किनारे अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। बालेन शाह का तर्क है कि सार्वजनिक जमीन सबकी है, कुछ लोगों के कब्जे में ये नहीं रह सकती, इसलिए सरकार कार्रवाई करने की तैयारी कर। सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। बताया जा रहा है कि पहले 60 दिनों में सर्वे का काम होगा। असल भूमिहीनों की पहचान की जाएगी, उन्हें लाल पुर्जा यानी जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया जाएगा या वैकल्पिक आवास दिया जाएगा। सुनने में योजना संतुलित लगती है, लेकिन जमीन पर सवाल वही है, क्या सर्वे समय पर होगा? क्या सर्वे निष्पक्ष होगा? क्या हर परिवार को तुरंत रहने की जगह मिल जाएगी? और अगर बुलडोजर पहले चला तो उस दौरान जो लोग हैं वो आखिर जाएंगे कहाँ? ये वही जगह है जहां विकास और मानवता आपस में टकरा जाती है। एक तरफ सरकार है जो शहर को साफ सुथरा और आधुनिक बनाना चाहती है, दूसरी तरफ वो लोग जिनके लिए ये शहर सिर्फ नक्शे का हिस्सा नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। अगर बस्तियां हटती हैं तो शहर सुंदर दिख सकता है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो वहां रहते हैं और शहर की साफ सफाई में योगदान देते हैं? क्या विकास का मतलब गरीब को शहर से बाहर कर दिया जाए? राजनीतिक नजरिए से भी यह फैसला जोखिम भरा है। जेनजी आंदोलन जिसने बालेन शाह को सत्ता दिलाई, वही अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कानून के नाम पर गरीब को तो सजा नहीं मिलनी चाहिए। रक्षा बम जैसे चेहरे इस दूसरी आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। विपक्षी पार्टियां भी मौके को भुना रही। कांग्रेस, यूएमएल, माओवादी दल इस फैसले को जन विरोधी बता रहे हैं। उनका कहना है सरकार बिना तैयारी के, बिना किसी संवेदनशीलता के काम कर रही है। अगर विरोध बढ़ता है तो यह सिर्फ एक नीति का विरोध नहीं होगा, यह सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन बन सकता है। पहले ही सरकार कई मोर्चों पर खेली गई, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू जिसे नजरअंदाज नहीं किया सकता। नेपाल में सुकुम्बासी समस्या कोई नई नहीं, यह दशकों से चली आ रही है। हर सरकार ने इसे टाला, हल नहीं किया। अक्सर वोट बैंक के लिए इन बस्तियों को बचाया गया, न सिर्फ बचाया गया बल्कि बढ़ाया गया, बसाया गया। नेता चुनाव के समय वादे करते हैं लेकिन अस्थायी समाधान कभी नहीं खोजते। इस नजरिए से देखें तो बालेन शाह का कदम अलग भी है, जरूरी भी है। वे इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर वो कई समस्याएं एक साथ सुलझा रहे हैं। शायद इसलिए देश में अलग अलग जगहों पर ये छोटे मोटे विरोध हो रहे हैं। बल्कि ये भी समझना जरूरी है कि क्या बालेन एक मजबूत नेता है जो कठिन फैसला लेने की हिम्मत रखते हैं, या फिर वो एक ऐसे नेता है जो जमीनी हकीकत समझे बिना जल्दीबाजी कर रहे हैं? दोनों सवाल सही लगते हैं और जवाब भी इसका आसान नहीं। काठमांडू की गलियों में आज यही चर्चा है। कहीं लोग बालेन के फैसले के समर्थन में हैं तो कहीं उनके खिलाफ। सुकुम्बासी बस्तियों में एक खौफ का माहौल।
लोग नहीं जानते कि कल उनका घर रहेगा या नहीं रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ एक नीति का मामला नहीं रह गया, बल्कि एक बड़े सवाल में तब्दील हो गया है। नेताओं की नई राजनीति कैसी होगी, नेपाल में क्या कुछ नया होगा, या फिर वही पुरानी राजनीति का ढर्रा चलेगा। फैसले टालो, नए नए बस्तियां बसाओ, अतिक्रमण बढ़ाओ, इस तरह के फैसले वोट बैंक को लेकर के, या फिर नए चेहरों के साथ कुछ नए प्रयोग होंगे। रक्षा बम का सवाल इसी बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है। बालेन, क्या तुम्हारे बस का इतना ही है? ये वो सवाल कर रही है अपने फेसबुक पोस्ट। यह सवाल सिर्फ बालेन शाह से नहीं है, पूरे सिस्टम से है। यह उस उम्मीद से है जो युवाओं ने बनाई। आने वाले कुछ दिन नेपाल के लिए बेहद है। अगर सरकार संवाद का रास्ता चुनती है, अगर पुनर्वास की ठोस योजना पहले लागू करती है, तो शायद ये फैसला एक रोल मॉडल बन जाए। लेकिन अगर जल्दीबाजी करती है और लोगों को बिना विकल्प के हटाया जाता है, तो ये बड़े सामाजिक संगठन के रूप में तब्दील हो सकता है। नेपाल की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ अत्याधुनिक शहर बनाने का सपना, दूसरी तरफ उन लोगों की हकीकत जिनकी जिंदगी उसी शहर में रची बसी। बालेन के सामने चुनौतियां सिर्फ बस्तियों को हटाने की नहीं है, बल्कि ये साबित करने की है कि विकास और मानवता साथ चल सकते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बुलडोजर अभी चले नहीं है, लेकिन सवाल उठने शुरू हो गए। और जब सवाल जनता की तरफ से आते हैं, तो नेता को जवाब देना पड़ता है। अब देखना यह है कि बालेन शाह इन सवालों का जवाब कैसे देते हैं। एक नेता की तरह जवाब देते हैं या एक राजनयिक की तरह, एक शासक की तरह जवाब देते हैं क्या? क्योंकि इतिहास में नाम उसी का लिखा जाएगा जो सिर्फ फैसले नहीं लेता, बल्कि उन फैसलों की जिम्मेदारी भी उठाता है। बालेन अगर सफल हुए तो इतिहास रचेंगे, असफल हुए तो जनजी आंदोलन का सपना यही ध्वस्त हो जाए। फिलहाल इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लगातार हमारी नेपाल सीरीज की खबरें देख रहे हैं, आपका समर्थन मिल रहा है, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे बुरे सब तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। आपके कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हम पेशकश इस तरह की बार बार आपके सामने इसीलिए लेकर के आ पा रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि नेपाल के हमारे दर्शक, और खासतौर पर भारत नेपाल सीमा के दर्शक, बिहार की सीमा हो, उत्तर प्रदेश की सीमा हो, उत्तराखंड की हो, उनका प्यार मिल रहा है, उनका रुझान मिल रहा है। वो लोग जो भारत नेपाल मैत्री, भारत नेपाल के सांस्कृतिक रिश्तों की पैरवी करते हैं, उनका लगातार समर्थन मिल रहा है, वो लगातार इसमें व्यूज दे रहे हैं। इसलिए हम इस तरह की पेशकश आपके लिए बार बार लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।